हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। अपनी पॉलिटी पर वापस आते हैं और इसमें आज का हमारा टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी, या फिर हिंदी में कहेंगे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। स्टार्टिंग में दोनों एक ही साथ बनाए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें अलग अलग कर दिया गया और आज हम दोनों आयोगों को अलग अलग देखते हैं। ठीक है, एससीज़ के लिए अलग आयोग है, एसटीज़ के लिए अलग आयोग है। तो इन दोनों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करें। पहला प्रश्न है हमारा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसकी चर्चा की गई है भाग 16 के अंतर्गत। ठीक है, पार्ट 16 में। अभी आप लोग ये बताइए, हम तीन हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कर चुके हैं। कौन कौन सी हैं? यूपीएससी थी, उसमें इलेक्शन कमीशन कर चुके हैं और फाइनेंस कमीशन कर चुके हैं। ये तीनों ही कौन कौन से पार्ट में हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स में हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की नियुक्ति का उपबंध करता है? क्या यहाँ पर बताया गया अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त? ठीक है, कमीशन की आयोग की बात नहीं की गई, आयुक्त की बात की गई है। तो ये है पार्ट 16 के अंतर्गत आर्टिकल 338। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 338 में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो कि जितने भी संवैधानिक मामले हैं, इनसे रिलेटेड जो भी संवैधानिक संरक्षण है, उन मामलों का निरीक्षण करेगा और एससीज़ और एसटीज़ के विकास के बारे में जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट बनाएगा और राष्ट्रपति को उस रिपोर्ट को देगा। ठीक है, आयुक्त की बात की गई थी 338 में, आयोग की बात नहीं, आयुक्त की बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए गैर सांविधिक यानी कि एक संकल्प के माध्यम से बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की? देखिए, 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है संवैधानिक शब्द से समझ में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका संविधान में वर्णन हो। ठीक है, संविधान में कहा गया हो कि इस बॉडी का या फिर इस अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर दूसरा शब्द होता है सांविधिक या फिर वैधानिक। एक है संवैधानिक, दूसरा है वैधानिक। वैधानिक क्या होता है? जिसे कानून के ज़रिए, ठीक है, पार्लियामेंट में लॉ पास करके उसका निर्माण किया गया हो, उसकी स्थापना की गई हो। फिर होता है गैर सांविधिक, जो कि एक संकल्प के माध्यम से जिसकी स्थापना की जाती है। कानून नहीं पास किया जाता, एक संकल्प के माध्यम से। ठीक है, तो 1978 में गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की गई। किसके लिए? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। संविधान में आयोग की बात नहीं की गई थी, हमने अभी देखा ना, संविधान में आयुक्त की बात की गई थी कि एक अधिकारी की नियुक्त किया जाएगा। आयोग की नियुक्ति की बात नहीं की गई थी। कहाँ की गई थी आयुक्त की बात? 338 में। लेकिन आयोग की बात नहीं की थी। आयोग की स्थापना की गई एक संकल्प के माध्यम से, एक गैर सांविधिक आयोग के रूप में स्थापना की गई 1978 में। ठीक है, आई होप डाउट नहीं होगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है, किस वर्ष सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया? अभी क्या हुआ, 1978 में एक संकल्प के माध्यम से इस आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर 1987 में इस आयोग के कार्यों में थोड़ा सा चेंज किया गया, संशोधन किया गया और आयोग का नाम भी बदल दिया गया। नाम क्या बदला गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। लेकिन ये अभी भी एक गैर सांविधिक आयोग ही था। ठीक है, एक संकल्प के माध्यम से ही इस आयोग की स्थापना की गई थी, वही था। 87 में क्या किया गया? नाम चेंज किया गया। इसका क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, और इसके कार्यों में थोड़ा सा संशोधन किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा एससीज़ और एसटीज़ के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई? अब यहाँ समझिएगा, वहाँ हमने एक संकल्प के माध्यम से गैर सांविधिक आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो गैर सांविधिक दर्जा मिला हुआ था आयोग को, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और साथ में यहाँ क्या दिया हुआ? एक विशेष अधिकारी के स्थान पर, मतलब जो पहले स्थापना की गई थी 1978 में और 87 में, फिर उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, संशोधन किया गया। तो यहाँ पर जो आयोग की स्थापना की गई थी, इसमें विशेष अधिकारी इसी में था। जो 338 कहता है ना, आर्टिकल 338 कहता है एक आयुक्त की स्थापना होगी, तो उसी आयोग के अंतर्गत आयुक्त भी था। लेकिन इस विशेष अधिकारी के स्थान पर इस विशेष अधिकारी का पद हटा दिया गया और इसके स्थान पर एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बना दिया गया।
और फाइनली इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्योंकि अब अभी हम संवैधानिक आयोगों की बात कर रहे हैं ना, संवैधानिक बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक संवैधानिक बॉडी है, स्टार्टिंग से नहीं थी, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया। कौन सा संशोधन था वो, याद रखिएगा, 65वां संविधान संशोधन था। कब किया गया था, 1990 में, ठीक है। 87 में चेंज हुए थे, 1987 में, फिर उसके कुछ सालों बाद ही, 2-3 सालों बाद ही ये एक्ट लाया गया और 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में इनको संवैधानिक दर्जा, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, ये आयोग एक ही है, अलग अलग नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक ही आयोग की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। हम सीरियल वाइज आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको याद रखिएगा। शुरुआत में एक अधिकारी के बारे में सिर्फ बात की गई थी संविधान में, ठीक है, कहाँ, 338 में सिर्फ एक अधिकारी के बारे में बात की गई थी, आयोग के बारे में नहीं। बाद में आयोग को एक संकल्प के माध्यम से 1978 में स्थापित किया गया। उस आयोग में थोड़ा सा चेंज किया गया और नाम चेंज किया गया उसका 87 में, लेकिन तब भी ये एक गैर सांविधिक आयोग ही था, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। लेकिन 1990 में 65वां संविधान संशोधन किया गया और उसके ज़रिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। लेकिन जब संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ एक ही आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन फिर बाद में 89वां संशोधन किया गया, कब, 2003 में एक और संशोधन किया गया, 89वां था ये, और इसके ज़रिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इन्हें अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, एससीज़ के लिए, क्योंकि ये देखा गया कि एससीज़ की प्रॉब्लम अलग है देश में, अलग अलग भागों में देश के, और एसटीज़ की, जो ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो एक ही साथ एक ही आयोग वो प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम्स काफ़ी अलग हैं। तो इसीलिए दोनों के लिए 2003 में एक अलग, दोनों को अलग अलग आयोग के रूप में बना दिया गया, स्थापित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल हैं। शुरुआत में हमने देखा ना 338 था सिर्फ, बाद में क्या गया, विशेष अधिकारी जो 338 में था उसको हटा दिया गया, उसकी जगह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बना दिया गया। लेकिन जब दोनों को अलग किया गया तो अब दो बॉडीज़ हो गई, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग। तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 338 में अनुसूचित जाति आयोग और 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग को शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। याद रखिएगा 338 एससीज़ के लिए है और 338A ये एसटीज़ के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जनजातीय मंत्रालय आपको देखने को मिलता है अभी, ट्राइबल्स मिनिस्ट्री जो है, अभी आपको ये बताना है कि मंत्री कौन है इस समय। तो ये स्टार्टिंग से ये मंत्रालय भी नहीं था, इस मंत्रालय की स्थापना की गई थी 1999 में, ठीक है। वर्ष याद रखिएगा 1999 में, जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स लोग होते हैं, उनके लिए स्पेशली मंत्रालय बनाया गया था 1999 में, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोनों में ही, दोनों आयोग अलग अलग हैं लेकिन दोनों में सदस्यों की संख्या है 5, ठीक है। दोनों की बात कर रहे हैं हम, 5 सदस्य होते हैं। ये 5 डिवीजन किस तरह से, एक होता है चेयरमैन, ठीक है, एक होता है इसमें वाइस चेयरमैन और 3 अन्य सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। तो इस तरह से टोटल 5 सदस्य होते हैं इन दोनों ही आयोगों में। आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, ये भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो ये भी राष्ट्रपति को, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति उन रिपोर्ट्स को अगर किसी राज्य से रिलेटेड हैं तो उस राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं और वो फिर विधानसभा में लेकर जाते हैं उसको, और अगर केंद्र के अंडर में वो चीज़ आता है, वो टॉपिक आता है, तो फिर उसको संसद में पेश करते हैं। आयोग के निम्न में से मुख्य कार्य कौन से हैं, तो ऑफ कोर्स उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना,
फिर है एससीज़ और एसटीज़ के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल और सुनवाई करना, और एससीज़ और एसटीज़ के विकास और कल्याण के संबंध में सरकार को सलाह देना। ठीक है, तो सलाह देने का काम भी करता है, लेकिन इनकी सलाह बाध्य नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं है, सरकार की मर्ज़ी है माने या नहीं माने। और कार्यों को वैसे भी आप इस आयोग के कार्यों को खुद से भी अगर थोड़ा सा अवेयरनेस से या नॉर्मली भी गेस कर सकते हैं कि क्या क्या कार्य होंगे। एससी के लिए जो आयोग है वो एससीज़ के लिए देखेगा, जो भी शिकायतें आती हैं उनकी जांच पड़ताल करने का काम। विकास के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरह से विकास हो सकता है उनका। एसटीज़ के लिए है तो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम क्या क्या हैं और फिर कैसे उनमें सुधार हो सकता है, ये सभी काम ही होंगे। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजाति आयोग के निम्नलिखित में से कौन से अन्य कार्य निर्धारित किए। अभी क्या हुआ, 2005 में 2003 में दोनों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए, ठीक है, एसटीज़ के लिए जो आयोग है इसके लिए कुछ अलग कार्यों का निर्धारण किया था, क्योंकि इसीलिए दोनों को अलग किया गया था ना कि ट्राइबल्स की समस्याएं अलग हैं और एससीज़ की समस्याएं अलग हैं, तो दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी। तो इसीलिए कुछ अलग से काम निर्धारित किए गए थे। ये क्या है, वन क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजातियों को वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देना। बहुत से ऐसे ट्राइबल्स लोग होते हैं, आदिवासी जनसंख्या है जो वनों पर निर्भर हैं, और जैसे पुराने ज़माने में वो रहते आए थे पहले के समय से, वैसे ही रह रहे हैं, वनों पर निर्भर रहते हैं। पूरी उनकी जो जीवनचर्या होती है वनों पर ही निर्भर होती है। तो उन्हें अधिकार देना, क्योंकि काफ़ी समय से वो वहाँ पर रहते हैं, अपनी जीविका वहीं से चलाते हैं वनों से, लेकिन सुरक्षा भी तो करते हैं ना वनों की। तो इसीलिए उनको अधिकार देना, स्वामित्व का अधिकार देना वहाँ पर। पेसा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। पेसा अधिनियम हमने देखा था पंचायत और नगर पालिका में कि कुछ ऐसे राज्य अलग से उन्हें अधिकार दिया गया है कि वो अपने यहाँ पर अपना शासन खुद से चला सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, जो पूरे देश में लागू है उसी को लागू करना उनकी मर्ज़ी है, अपने तरीके से वो अपना शासन चला सकते हैं। तो उसे पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाए ये सुनिश्चित करना, और जनजातियों द्वारा झूम खेती के प्रचलन को कम करना और अंततः समाप्त करना। झूम खेती क्या होती है, एक जगह खेती की वनों को साफ़ करके, फिर जब वो भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह जाती तो फिर किसी और जगह जाकर फिर वनों को साफ़ करके वहाँ खेती करते हैं। ठीक है, इसी को झूम खेती कहते हैं। और पहले की जो जनसंख्या थी, आदिवासी जनसंख्या हम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि घुमंतू जनसंख्या थी ना वो। और अभी भी बहुत से ट्राइबल्स ऐसे हैं जो ये करते हैं, झूम खेती का सहारा लेते हैं, इसी तरह से अपने जीवन चलाते हैं। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वन काफ़ी काटे जाते हैं और उनका जीवन भी स्थिर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये भी प्रयास किया जाएगा जनजाति आयोग के द्वारा कि ये झूम खेती के प्रचलन को कम किया जाए और लास्ट में समाप्त करने की कोशिश की जाए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों का संबंध, यहाँ समन्वय आएगा, संबंध नहीं, समन्वय कौन सा मंत्रालय करता है। ठीक है, अनुसूचित जातियों से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनका समन्वय कौन सा मंत्रालय करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, ये मंत्रालय के ऊपर कार्यभार है अनुसूचित जातियों से संबंधित जो भी मामले हैं उनका समन्वय करना, उनकी देखरेख करना। ठीक है, अभी ये भी क्वेश्चन बताना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर भी बताना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस समय मंत्री कौन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पॉलिटिक का एक और टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।